तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सब्जेक्ट वाइज जीके जीएस की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। यानी कि लक्ष्य को पाने के लिए धुन सवार हो जानी चाहिए, ठीक है। और मतलब इस तरह की आप हर पल का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। टाइम वेस्ट कभी भी कहीं भी सोच समझ के करना चाहिए। यानी कि हर दिन का हर पल का आप सदुपयोग करिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बेफिक्र रहिए, मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो ये 78% वाला नाइट्रोजन, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपको 0.3% दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। और एक आता है आर्गन का, है ना। आर्गन का मात्रा कितनी है वायुमंडल में? आर्गन है 0.93 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो आर्गन ही है, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आर्गन है, ठीक है। अब इस टाइप के यहाँ 3 महत्वपूर्ण और प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वायुमंडल में पूछा सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब आता है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व या तो गैस, वो कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो भी ऑक्सीजन है, ठीक है। यानी कि मानव शरीर और भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और वायुमंडल में है नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ब्रह्मांड बोले या तो सूर्य, तारा, उसमें सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सा गैस है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक क्या है? NaCl है। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है, ठीक है। अच्छा, इसे साधारण नमक और क्या कहा जाता है मालूम? टेबल साल्ट किसे कहा जाता है? तो टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड को ही कहा जाता है। ये याद रखना है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि निर्जलीकरण में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो निर्जलीकरण में पानी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। और साधारण नमक में क्या मिलाने पर आयोडीन युक्त नमक बन जाता है? तो साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर, NaCl में पोटेशियम आयोडाइड मिलाने पर ये आयोडीन युक्त नमक बन जाता है, ठीक है। अच्छा, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज यानी कि संचायक बैटरी में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एक है ये स्टोरेज यानी कि उसका नाम ही है ना, सीसा संचायक सेल जो होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है कि इसका सीसा, है ना, सीसा लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन और याद रखना आपको। जैसे कि नमक से रिलेटेड आया, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। अब बात करते हैं स्टोरेज बैटरी की बात करते हैं। तो ये बैटरी यानी कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के मुख्यतः सेल होते हैं। एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल जो है वो क्या है? गैर रिचार्जेबल है, ठीक है। जिसको मतलब कि दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सके, रिचार्ज करके यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार यानी कि लिखो फेंको, जिस तरह पेन होता है उस तरह से आप एक बार यूज किए उसको फेंक दिए, वो होता है प्राथमिक सेल होता है, ठीक है। और द्वितीयक सेल क्या है? रिचार्जेबल है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी क्या है? ये सब द्वितीयक सेल में आती है, ठीक है। मोबाइल की बैटरी
क्या है, रिचार्ज करके हम दोबारा यूज करते हैं, तो ये द्वितीयक सेल में आता है। तो प्राथमिक सेल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, याद रखना है, एक लेक्लॉन्से सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल, ये सब क्या प्राथमिक सेल है। द्वितीयक सेल में आता है सीसा संचायक सेल, अम्ल संचायक सेल, ये सब द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं सीसा के एक बार और। तो सीसा क्या है, सीसा की परमाणु संख्या क्या है, तो सीसा की परमाणु संख्या है 82 है। इसका संकेत क्या है, Pb। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि गेलेना किसका अयस्क है, तो गेलेना सीसा का अयस्क है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है ना सीसा से रिलेटेड कि फ्यूज तार ये किसका बना होता है, तो सीसा और टीन का बना होता है ना, सीसा और टीन का बना होता है फ्यूज तार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन नन फेरस धातु नहीं है। ठीक है, तो कौन नन फेरस, फेरस यानी कि लोहा है ना, Fe फेरस से रिलेटेड नन फेरस धातु नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लोहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है ना, इसमें क्या है, इसको समझना पड़ेगा सावधानी से। ठीक है, देखिए नन फेरस, पहले अगर बात करते हैं, जैसे देखिए लोहा क्या है, एक फेरस धातु है। ठीक है, लोहा फेरस धातु है। अगर क्वेश्चन अगर सिंपल पूछ देता कि फेरस धातु कौन सा है, तो वो लोहा हो जाता है। ठीक है, फेरस धातु लोहा है। ठीक है, अब बोला क्या, नन फेरस। ठीक है, तो अब क्या है, लोहे के काट कर रहा है नन से, अब फिर आगे आ गया नन नहीं है, यानी कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये नन से और ये नन कट गया। ठीक है, ये नन से ये नन समाप्त हो गया, बच गया क्या, फेरस धातु। फेरस धातु कौन सा है, तो लोहा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, रिलेट, तो इसका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया लोहा। ठीक है, ये क्या है, ये पूछा जा रहा है यही कि फेरस धातु कौन सा है, तो ये लोहा है ना। फिर से एक बार समझिए, नन फेरस, फेरस धातु है, पहले क्या बोला, नन यानी कि नहीं, फेरस धातु नहीं है। तो फेरस धातु नहीं है, इनमें से कौन फेरस धातु नहीं है, उसके बाद फिर बोला नहीं है, तो यानी कि नन से ये नन गायब हो गया, यानी फेरस धातु है कौन सा, तो लोहा है। तो ऐसे इसका आंसर आप कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो और बात करते हैं किसकी, लोहा की। तो लोहा की परमाणु संख्या कितनी है, तो 26 है। ठीक है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो वो पीटवा लोहा होता है। लोहा उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। और लोहा का भंडारण अगर पूछे तो कर्नाटक है। उत्पादन में एक नंबर पे है उड़ीसा और भंडारण में है कर्नाटक। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है, तो नर्म लोहा का बना होता है। नेक्स्ट है कि खारे पानी में उपस्थित है, निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है। ठीक है, तो खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित रहता है, तो खारे पानी की बात करें तो खारा जब भी आता है तो उससे इसका मतलब होता है सोडियम क्लोराइड है ना, नमक से रिलेटेड हो जाती है। तो नमक खारे जो भी होगा तो उसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड उपस्थित रहेगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम और ये क्लोरीन। ठीक है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका आंसर दोनों होगा, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इसका ऑप्शन में एरर है। ठीक है, 3 और 4 ये दोनों सही होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि खारे पानी में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो वो चिल्का झील है, कहाँ, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। तो धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को, ठीक है ना, एक होता है अस्थायी कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी यहाँ पूछा है, अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, तो कैसे, तो देखिए पहले ऐसे समझिए कि पानी है। ठीक है, तो पानी का 2 प्रकार होता है। ठीक है, एक हो जाता है सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल। ठीक है, एक होता है मृदु जल और एक होता है कठोर, है ना, कठोर जल। ठीक है, कठोर जल होता है। अब कठोर जल में 2 भाग में बांटा गया, एक होता है वो अस्थायी कठोरता, ठीक है, और एक होता है अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो एक होता है वो अस्थायी, एक होता है अस्थायी कठोरता। तो जल की वो अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है, जल की वो अस्थायी कठोरता जो है ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, याद रखना है कैल्शियम की वो अस्थायी कठोरता
जो होता है किसके कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। और वो अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जाता है, तो इसे उबाल कर, मुख्य रूप से उबाल कर इसका वो अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है, और चूने का पानी डालकर भी वो अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। ठीक है। अब रही बात अस्थायी कठोरता, तो अस्थायी कठोरता में क्या है, अस्थायी कठोरता में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। वो अस्थायी में क्या था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, और अस्थायी में क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है। और अस्थायी जो है कठोरता उसको दूर कैसे किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट या जियोलाइट डालकर किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट डालकर या तो जियोलाइट डालकर अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, अस्थायी कठोरता के बारे में ही पूछा है, कैसे दूर किया जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन में जियोलाइट है। इसका करेक्ट आंसर होता है जियोलाइट डालकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्लार्क विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्लार्क विधि का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का, तो इसमें पेरमुटाइट प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट या तो पेरमुटाइट प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। ठीक है। जो उसका प्रक्रिया है उसको कहा जाता है जियोलाइट या तो पेरमुटाइट प्रक्रिया के विधि से अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है, तो बेहोश करने के लिए किसका, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन होता है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है। CHCl3 है ना, ये क्या है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन होता है, और ये क्या हो गया, बेहोश करने के लिए। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है ना कि हंसाने वाली गैस कौन सा है, ये तो बेहोश करने वाली होगी क्लोरोफॉर्म। हंसाने वाली गैस कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये हंसाने वाली गैस है। नेक्स्ट है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस में होता है, तो नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए होता है ना, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए ब्राउन परीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो याद रखना है, तो ब्राउन रिंग परीक्षण होता है नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। और एक क्वेश्चन आता है कि पुलिस द्वारा जो शराबी चालक की जांच करने के लिए सांस परीक्षण में फिल्टर पेपर पर क्या रहता है ना, जो शराबी की जांच करने के लिए तो फिल्टर पेपर पे क्या रहता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, तो गैसों से संबंधित नियम कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है, और गेलुसाक का नियम गैस से संबंधित है। ये फैराडा का नियम जो है ये गैस से संबंधित नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलुसाक का नियम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, जैसे कि इसको एक ट्रायंगल पारिए, यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेगा, इसको माइंड में बैठा लीजिएगा। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ P लिखते हैं। ठीक है। P हो गया, यहाँ क्या V, P से हो गया क्या, प्रेशर है ना, दाब, V से क्या, वॉल्यूम आयतन, और T से टेम्परेचर। ठीक है। ये ताप हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं बॉयल का नियम। ठीक है। और ये हो गया चार्ल्स का नियम, और ये हो गया है ना गेलुसाक का नियम G है ना, इसे याद, जैसे इसके हो गया BCG है ना, BCG टीका भी होता है। ठीक है। BCG टीका लगाया जाता है, तो वो BCG हो गया है ना, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गेलुसाक का नियम। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से यह ध्यान रखना है कि जैसे बॉयल का नियम में क्या होगा, इसके सामने जो है, ठीक है, वो नियत रहेगा। ठीक है। बॉयल के सामने वाला जो है हमेशा नियत रहेगा। जैसे ये चार्ल्स का नियम है, तो सामने वाला चार्ल्स के नियम में क्या है, ये दाब नियत रहेगा। ठीक है। और ये गेलुसाक का नियम में ये आयतन नियत रहेगा। और तीनों ये किससे संबंधित है, तो गैस से संबंधित है। ठीक है। इसको और ऐसे समझिए। ठीक है। इसको तो ये बना लीजिएगा आप, है ना, नोट कर लीजिएगा, है ना, ट्रायंगल करके। और यहाँ पे P जो कि दाब हो गया, प्रेशर, यहाँ आयतन हो गया। ठीक है। और ये हो गया आपका ताप। ठीक है। और इसको ऐसे समझिए, और
तो ये इससे क्या है, देखिए तीनों नियम आपसे क्या है इसको समझिएगा। जैसे कि बॉयल का नियम में क्या होता है, बॉयल का नियम में सामने वाला जो है वो क्या था, ताप है ना, ताप नियत रहता है। इसमें क्या है, दाब जो है वो आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम में क्या है, ताप समानुपाती होता है, आयतन का समानुपाती होता है। और गेलुसाक का नियम में क्या होता है, गेलुसाक का नियम में ये होता है कि ताप जो है वो दाब के समानुपाती होता है, इसमें आयतन नियत रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो वॉल्यूम जो है वो नियत रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें क्या, जैसे कि ताप समानुपाती दाब का मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ाने से दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, ताप बढ़ाने से दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा ये फैराड का नियम जो है, इससे एक क्वेश्चन आता है ना, ये कि माइकल फैराडे से रिलेटेड है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने ही किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि आग बुझाने वाली गैस है, तो आग बुझाने वाली गैस कौन सा है, तो आग बुझाने वाली गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कार्बन डाइऑक्साइड जो आग बुझाने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। और अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसे पायरिन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से और 2-3 प्रश्न आता है, कौन सा, तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03% है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है। खट्टा का मतलब क्या है, अम्ल, है ना। अम्लीय जो है, जो भी पदार्थ अम्लीय होता है वो खट्टा होता है, और जो क्षारीय होगा वो कड़वा होगा। ठीक है, तो कौन सा पदार्थ पूछा खट्टा है, तो चीनी क्या है, चीनी तो एक मीठा हो गया। ठीक है, चूना क्या है, तो चूना क्षारीय है। ठीक है, चूना क्या है, क्षारीय है, और क्षारीय क्या है, वो होता है कड़वा, तो यानी खट्टा पूछा है तो ये भी नहीं होगा। बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो ये भी है क्षारीय। सिरका है ना, एसिटिक एसिड है ना, सिरका का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल होता है ना। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ये क्या है, अम्लीय है, तो जो अम्लीय है वो खट्टा होगा, तो प्राकृतिक रूप से भी ये खट्टा है, सिरका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सिरका हो गया। ठीक है, सिरका का रासायनिक नाम याद रखना है एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी इसका मतलब ये होता है कि जब प्रकृति में जो अभी है, ठीक है, वो मुक्त अवस्था में मतलब किसी से वो क्रिया ना करे, जैसे हवा से या तो कोई भी चीज़ से वो क्रिया ना करे, वो जिस रूप में है उसी रूप में रहता है। जैसे कि मान के चलिए सोना है, तो सोना क्या है, वो हवा से प्रतिक्रिया नहीं करती है, वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती है। तो जैसे देखेंगे सोना में वो ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्या वही होता है, मुक्त अवस्था में क्या पाया जाता है, सोना, प्लेटिनम, ये सब क्या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सोना। तो सोना दिया है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सोना, प्लेटिनम ये सब मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और चांदी और तांबा ये क्या, मुक्त और संयुक्त, ये दोनों अवस्था में पाया जाता है। चांदी और तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और सोने का परमाणु संख्या कितनी है, तो सोने का परमाणु संख्या है 79। ठीक है, इसका AU सूत्र है ओरम। और चांदी का परमाणु संख्या कितना है, तो चांदी का है 47। ठीक है, याद रखना है। और सोडियम का है 11, और तांबा का परमाणु संख्या कितना है, तो वो है 29, है ना। तांबा का 29, ताज़ा बोले थे कल, याद करवाए थे, ताज़ा यानी तांबा और जस्ता, है ना, 29 और 30, जस्ता का कितना है 30 है। अच्छा, सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है, और सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो वो चीन है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइड अयस्क है, तो बॉक्साइड किसका अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में ये पूछा गया है। तो बॉक्साइड किसका है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अच्छा, बॉक्साइड तो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का और कौन कौन सा अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरंडम, ये सब क्या है, प्रमुख अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरंडम एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। लोहा का अयस्क कौन कौन सा है, मैग्नेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, इसे याद रख लेना, महल, यानी लोहा का जो है अयस्क है मैग्नेटाइट,
हेमेटाइट और लिमोनाइट है। और जस्ता का अयस्क कौन सा है? तो केलेमाइन किसका अयस्क है? जस्ता का। इसे याद ऐसे रख लेना, केला संस्था यानी केलेमाइन जस्ता का अयस्क है, ठीक है। और रही बात किसकी? टीन की, तो टीन का एक आता है क्वेश्चन कि केसिटेराइट है ना, केसिटेराइट ये किसका अयस्क है? तो ये टीन का अयस्क है, ठीक है, ये याद रखना है, टीन का अयस्क है ये। और कुछ और इम्पोर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उसको भी याद रखना है, जैसे कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, तो ये याद रखना है। सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है, ठीक है। और गेलेना सीसा का अयस्क है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है हमेशा के लिए, है ना। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो हुआ था ये मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस लीक हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी हुआ था कब? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक है, 1984 को हुआ था। और भोपाल गैस घटना किस कंपनी में हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य हो या तो तारा हो या तो ब्रह्मांड हो, इस समय सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तत्व, इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी आप पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी प्रश्नों को एक साथ रिवीजन करना चाहिए, और कन्फ्यूजन वाला जो प्रश्न है वो भी एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। तो अब रही बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अच्छा, सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और एक हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरोइक का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, HF हाइड्रोफ्लोरोइक। तो हाइड्रोफ्लोरोइक किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ दे दिया है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, हाइड्रोफ्लोरिक यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरिक यहाँ होना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन में क्या एरर है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक आपको याद रखना है, हाइड्रोफ्लोरिक का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित है वह है? तो शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होता है वो रासायनिक ऊर्जा होती है ना, इसका करेक्ट आंसर है वो रासायनिक ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे ट्रांजिस्टर रेडियो है, टॉर्च, कैलकुलेटर में शुष्क सेल पाया जाता है, ठीक है, शुष्क सेल उसमें रहता है, शुष्क सेल रहता है। और शुष्क सेल का मतलब क्या होता है कि गैर रिचार्जेबल, यानी कि जिसको एक बार यूज करके फेंक देते हैं ना, दोबारा यूज उसका नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सेल क्या है, 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में आ गया गैर रिचार्जेबल, जिसको रिचार्ज नहीं करते हैं ना, एक बार यूज किए फेंक दिए। और दूसरा सेल जो होता है द्वितीयक सेल, वो रिचार्जेबल होता है, जैसे मोबाइल की बैटरी हो गया, ये क्या है, रिचार्जेबल सेल है। तो प्राथमिक सेल के कुछ उदाहरण याद रखना है, जैसे वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। वोल्टीय, लेक्लांसे, डेनियल और शुष्क सेल ये प्राथमिक सेल है। और द्वितीयक जो सेल है वो लिथियम आयन और लीड अम्ल बैटरी, कांच बैटरी, मैग्नीशियम आयन बैटरी, ये सब क्या है, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो पटाखों में रंग उत्पन्न करता है, ये आप क्वेश्चन कई बार पढ़े होंगे। ये एस्ट्रोनशियम के कारण लाल रंग होता है और हरा रंग बेरियम के कारण होता है। तो एस्ट्रोनशियम के कारण लाल रंग और बेरियम के कारण हरा रंग, है ना, ग्रीन कलर होता है। तो ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। जैसे यहाँ तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो एस्ट्रोनशियम और बेरियम। अब क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि आतिशबाजी में
लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। और हरा रंग किसके कारण? तो हरा बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की गैस कौन सा है ना? तो सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की धातु अगर पूछे, जैसे कि पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व जो है क्या? हाइड्रोजन है, तो वही सबसे हल्की गैस हो गया। और पहला जो है धातु है वो है लिथियम है, तो सबसे हल्की धातु है लिथियम है। सबसे भारी धातु पूछे तो ओस्मियम है। अच्छा, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो सबसे भारी धातु इसमें से कौन सा है? तो इसमें सबसे भारी धातु कौन सा मालूम? सोना है। इसको देखिए, भारी धातु कैसे है इसको पता करने के लिए उसमें द्रव्यमान पता करना पड़ता है। ठीक है, द्रव्यमान, जैसे कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है ना? मास बराबर वॉल्यूम और गुना डेंसिटी, आयतन, है ना? द्रव्यमान बराबर उसका आयतन और घनत्व के गुना करके उसको भारी कितना है वो निकाला जाता है। तो इसमें से सबसे भारी है सोना। ठीक है, और सबसे भारी धातु है कौन? तो वो है ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन के हिसाब से सोना आंसर हो जाएगा। और सबसे हल्का धातु वो लिथियम है। नेक्स्ट है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कुछ याद रखना है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जैसे नींबू, संतरा और आंवला में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू, संतरा और आंवला में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? और मधुमक्खी और बिच्छू के डंक में, ये सभी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चींटी के बारे में पूछा गया था, हर क्वेश्चन यहाँ पूछा है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है मालूम? जिप्सम मिलाया जाता है सेटिंग की दर को मंदित करने के लिए। यानी कि जैसे कि सीमेंट अगर मसाला मिलाते हैं तो वो जल्दी जम नहीं जाए और उसका उपयोग हम लोग क्या दीवार जोड़ने में आसानी से कर सकें, तो जिप्सम मिलाया जाता है, जल्दी नहीं जमे। ठीक है, यानी सेटिंग की दर को मंदित करता है, यानी कम करता है, तो जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, जिप्सम से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि क्षारीय मृदा को अम्लीय बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, सीमेंट की बात करें तो एक क्वेश्चन आ जाता है, सीमेंट की खोज किसने किया था, है ना? सीमेंट की खोज किसने किया था? तो जोसेफ आस्पदीन ने सीमेंट की खोज किया था, जोसेफ आस्पदीन ने किया था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव पूछे या तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो वो भी मीथेन है। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो वो भी मीथेन है। ठीक है, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वो मीथेन ही है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है और इसे क्या मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है? तो ये मीथेन गैस ही निकलती है। और कभी जो कोयले की खान में विस्फोट होता है किसके कारण? मीथेन के कारण ही होता है। धान के खेतों में से कौन सा गैस निकलती है? तो मीथेन गैस ही निकलता है। अच्छा, रसोई गैस में जो LPG है, LPG में कौन सा गैस पाया जाता है? तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? जैसे देखिए, घर का जो सिलेंडर है उसको उठाने में क्या BP बढ़ जाता है, तो ऐसे याद रखना है, सिलेंडर उठाने में BP बढ़ जाता है, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन का वो मिश्रण है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो मंदक का काम कौन कौन करता है? एक है ग्रेफाइट और भारी जल, है ना? इसका करेक्ट आंसर है यहाँ ऑप्शन में क्या है? भारी जल है। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो ग्रेफाइट में शिथिलता बंध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई चीज़ सुचालक होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक प्रवाह होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो क्या है? ग्रेफाइट में क्या है? शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, एकमात्र विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट है ना? क्वेश्चन पूछा जाता है एकमात्र
विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है, तो वो ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, ये सब क्या है, कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो होता है समाप्त। पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी, तो वो थी शारदा लिपि। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।